नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा। जहां कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुए तो विपक्षी दलों को विरोध प्रदर्शन करते हुए भी देखा गया। क्या रहा संसद में खास, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के पहले बजट में किसके हिस्से क्या आया, बताएंगे। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार सुरक्षा बलों को कैसे मिल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में कामयाबी। साथ ही साथ खबर होगी कि सौगातें मोदी के तहत किसे मिल रही है, ईद से पहले सौगात। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई आपदा के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक को जोड़ने की प्रतिबद्धता। कहा, पिछले 10 साल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनकर उभरा भारत। संसद से विधेयक पारित। लोकसभा से वित्त विधेयक 2025 पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को बताया करदाताओं के लिए अभूतपूर्व राहत देने वाला। नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मॉनसून सत्र में चर्चा की संभावना। जस्टिस वर्मा मामले में उपराष्ट्रपति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के अंदर इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा की कही बात। दोबारा बैठक बुलाने का प्रस्ताव। दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। महिला समृद्धि, गरीब कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खोला खजाना। यमुना सफाई और प्रदूषण पर भी रेखा सरकार की है प्राथमिकता। ईद को लेकर भाजपा का सौगाते मोदी अभियान चलाने का ऐलान। 32 लाख गरीब मुस्लिमों को ईद पर मिलेगी सौगाते मोदी की किट। आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारा प्रहार जारी। जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों के हुर्रियत से नाता तोड़ने को गृह मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। छत्तीसगढ़ में 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर समेत 3 नक्सली हुए ढेर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पास हो गया, जिसके बाद संसद से बजट को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री ने बजट से जुड़े तमाम सवालों पर विस्तार से जवाब दिए तो कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मनरेगा के फंड को लेकर भी सवाल किए तो सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। इस बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। लोकसभा ने चर्चा के बाद वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। इसी के साथ सदन से आम बजट पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि नए आयकर बिल को मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए सदन में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में सीमा शुल्क को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को लेकर उठाए गए मुद्दों का भी उत्तर दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त छूट के चलते वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर छूट सालाना 12 लाख रुपए से अधिक होगी। There will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax free, completely tax free. So for the salaried taxpayers, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction. इससे पहले लोकसभा में शून्यकाल में कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा और किसानों से जुड़े सवालों पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह के उत्तर के दौरान काफी हंगामा हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे उत्पादन की लागत घटाना, तीसरे उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, पांचवा कृषि का विविधीकरण और छठवा जैविक और प्राकृतिक खेती। पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%।
कांग्रेस ने केरल में फंड रोके जाने तो वहीं टीएमसी और डीएमके ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में केंद्रीय योजना से जुड़े फंड को जारी करने की मांग की। इस बीच परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की। सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल में जनता के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो वो काम कर रहे हैं, और वो आज भेदभाव का झूठा आरोप लगा रहे हैं, गलत है। और शिवराज सिंह जी की ये अपशब्दों का जो प्रयोग किया निंदनीय, चिंतनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए। दोपहर बाद लोकसभा में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया। सदन में बॉयलर के निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित करने से जुड़े बिल पर चर्चा की गई। इस बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। उधर राज्यसभा में आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पास हो गया। इस बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से सदन के सामने बात रखी। इस बिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता किया गया है, तो देश में आपदाओं के समय बेहतर सुरक्षा मिल सके, इसको लेकर भी सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास किए गए हैं। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े कई सवाल जवाब भी हुए, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट किया। राज्यसभा में मंगलवार को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा बेहतर तरीके से तैयार करने के साथ निगरानी करना भी है। इस बिल के प्रावधानों के लागू होने पर आपदाओं की रोकथाम और उनके प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर प्लानिंग की इसके अंदर गुंजाइश रखी है और संस्थाओं की शक्तियों और कर्तव्य दोनों का स्पष्टीकरण किया है। कोई भी आपदा के सामने की लड़ाई जब तक संस्थाओं को एम्पावर न करे नहीं लड़ी जा सकती है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता लाएगा। चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इससे पहले इस बिल पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और व्यापक ढांचा स्थापित करने का था, जो रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास पर केंद्रित हो। Failure of the earlier governments also, particularly during Congress regime, there was no proper relief mechanism, delayed responses, lack of financial empowerment. Urban local bodies were underfunded, accounting for only 0.79% of GDP, a glaring oversight in disaster preparedness. इससे पहले सुबह राज्यसभा में प्रश्नकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से देश में मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। जिन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी मिलने का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यों वाली इस जांच समिति ने आज मौके पर जाकर घटना की जांच की है, तो ये मामला संसद में भी उठा है। राज्यसभा में सभापति इस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी, तो पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से भी अपनी अपनी चिंताओं से सदन को अवगत कराया गया। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत हुई और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर नकदी मिलने का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राज्यसभा के नेताओं की इस मामले में दोपहर बाद बैठक हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। वहीं बैठक के दौरान सभी दलों से अपने दलों के अंदर इस मुद्दे पर आंतरिक चर्चा की बात कही गई, जिसके बाद फिर बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा गया। फ्लो लीडर्स की आज मीटिंग हुई है, पर उस पर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वो अब फिर से इंडिविजुअली हर फ्लो लीडर से बातचीत कर इस पर समन्वय बनाकर इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या इस पर चर्चा का विषय होगा, वो हम सबके सामने साझा करेंगे। इसके ऊपर हमारे को चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके ऊपर भी लगाई जाए। इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में टिप्पणी की। सभापति ने संवैधानिक संशोधन की समीक्षा या अपील का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होने की बात कही। सभापति ने विवाद पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर एक बेहतर नजीर पेश की है, लेकिन 2015 में संसद द्वारा पारित किए गए और देश की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए गए कानून पर हमें सोचना होगा। सभापति ने कहा कि अगर समय पर वो कानून लागू हो जाता तो आज देश के सामने इस तरीके की समस्याएं नहीं होती। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law, because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने भी सदन में अपनी बात रखी और सभी दलों के नेताओं की बैठक का स्वागत किया। आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वर्मा को न्यायिक कार्यों से फिलहाल अलग कर दिया है और उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने के साथ ही मामले की जांच के लिए 3 जजों की समिति गठित कर दी है, जिसने जांच का कार्य शुरू भी कर दिया है। जस्टिस वर्मा ने नकदी मामले में शुरुआती सफाई भी दी है। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार को विकसित बनाने का बजट पेश किया गया है। अपने बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली फिसलती गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति होती गई, लेकिन उसको सुधारने के लिए तमाम प्रयास इस बार के बजट में किए गए हैं। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए, विकास पर खास जोर, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़, स्वच्छता और पानी के लिए 9000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 गुनी बढ़ोतरी, स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में मजबूत कदम, कला संस्कृति और भाषा के लिए 140 करोड़, सामाजिक पेंशन योजना पर खर्च होंगे 3227 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़, युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे केंद्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। झुग्गियों के लिए 696 करोड़, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन, दिल्ली वालों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की गई। पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ का आवंटन किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। आयुष्मान योजना के लिए बजट में 2144 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराती है। दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ेगी। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में
बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की और कहा कि हर 2 वर्ष में शहर में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार ने अपना बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए सबको चौंका दिया और इसे ऐतिहासिक बजट बना दिया, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है, जो दिल्ली के चहुमुखी विकास का संकल्प दर्शाता है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि दिल्ली सरकार के बजट में क्या कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, उसका सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि बहुत समय बाद बीजेपी की सरकार आई और उसमें किस प्रकार से प्रावधान किए गए उसका जिक्र है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ये अपने आप में एक बड़ी रकम है दिल्ली के लिहाज से। इसी तरीके से बाकी तथ्यों पर अगर नजर डालें तो महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं पर ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए के प्रावधान का एक तरीके से सीधे तौर पर जिक्र दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से मातृत्व वंदना योजना के लिए 210 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये महिलाओं के लिए लगातार फोकस दिखाई पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए और पोषण किट देने का जो वायदा किया गया था वो बजट में दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर खर्च होंगे लगभग 6874 करोड़ रुपए, यानी स्वास्थ्य पे ज्यादा फोकस भी दिखाई पड़ रहा है। आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जिसमें 5 केंद्र की ओर से, 5 दिल्ली सरकार की ओर से। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए का प्रावधान दिल्ली की बजट में किया गया है। सामाजिक पेंशन योजना के तहत लगभग 3227 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जो लोगों को संबल देता हुआ नजर आएगा। स्मार्ट क्लासेस के लिए 100 करोड़ रुपए, यानी शिक्षा पर भी फोकस, यानी नए तरीके की शिक्षा पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। गरीबों के लिए 100 जगह पे 100 कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी बजट में कर दिया गया है। इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए, ढांचागत विकास पे फोकस साफ तौर पर है। 28,000 करोड़ रुपए से बनेंगे सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट जैसे तमाम जो ढांचागत सुविधाओं के लिए है, उसके लिए बजट में बड़ा एलोकेशन दिखाया गया। 500 करोड़ रुपए का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर पूरा एक खाका दिया गया है बजट में, यानी कि साफ सुथरी दिल्ली को लेकर। स्वच्छता और पानी के लिए 9000 करोड़ रुपए, क्योंकि पानी दिल्ली की एक बड़ी समस्या है, उस पर फोकस दिखाई पड़ रहा है रेखा गुप्ता सरकार का। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए भी लगभग 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। पर्यावरण और वन विभाग के लिए भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, और जो बाढ़ नियंत्रण के लिहाज से भी एक तरह से देखा जाए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी लगभग 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दिल्ली में कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। नालों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए, क्योंकि उन्हीं नालों को रोककर यमुना की सफाई का काम हो पाएगा, इसलिए उस पर फोकस किया जा रहा है। दिल्ली में होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, हर 2 साल के लिए के बाद ये इन्वेस्टमेंट समिट होगा, इस पर प्रावधान किया गया। पूंजीगत खर्च हुआ है 2 गुना, लगभग 28,000 करोड़ रुपए, जो पिछले बार 15,000 करोड़ रुपए के आसपास था। 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें की एक पूरी खेप जुड़ेगी दिल्ली में, यानी स्वच्छ जो ट्रांसपोर्ट, ई ट्रांसपोर्ट है, वो दिल्ली में बढ़ता दिखाई पड़ेगा। होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का वायदा भी किया गया है, यानी कि सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर फोकस दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से बिजली पर भी लगभग 3847 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि निर्बाध तरीके से बिजली लोगों को उपलब्ध होती रहे। दिल्ली के बजट के ये तमाम प्रावधानों का जिक्र किया गया है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से महिलाओं पर, इंफ्रा पर, सामाजिक फोकस पे नजर आ रहा है। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबर के साथ। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी समस्याएं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही हैं। लेकिन बीते एक दशक में मोदी सरकार ने जिस तरह से इन समस्याओं पर नकेल लगाई है, उसका असर है कि इन सभी पर बहुत हद तक एक तरीके से लगाम लग सकी है। जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों ने अलगाववादी विचारधारा को छोड़ दिया है, तो आज उधर छत्तीसगढ़ में 3 नक्सली भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर सेना और सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, जिसका असर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। आतंकवादियों और उग्रवादियों का सफाया हो रहा है, तो उनको समर्थन देने वाले लोग भी अब विचारधारा से वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया है। हुर्रियत से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। जहां अलगाववादी विचारधारा पर नकेल लगी है, तो वहीं 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जंगली इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को तीसरे दिन भी सेना और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें पूरे इलाके में छानबीन करती रहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मंगलवार को भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। केंद्र सरकार ने अगले साल मार्च महीने तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बीते 80 दिनों में 100 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें कई बड़े बड़े कमांडर भी शामिल हैं। हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है। तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। मारे गए नक्सलियों में माओवादी कमांडर और 25 लाख का इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 13 महीनों में अब तक 380 नक्सली मारे गए हैं, तो 1194 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 1045 ने आत्मसमर्पण किया है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार एक दशक में मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसका सिलसिलेवार तरीके से आपको जल्दी से हम तथ्य दे देते हैं, क्योंकि चाहे वो आतंकवाद हो जम्मू कश्मीर में, या फिर नक्सलवाद हो, या फिर पूर्वोत्तर में उग्रवाद हो, इन सब पे एक तरीके से लगाम लगी। जम्मू कश्मीर आतंक पर लगाम के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2010 से 14 के बीच में संगठित अपराध की लगभग 2654 घटनाएं हुई थी। हड़ताल 132 हुई थी, पत्थरबाजी से मृत्यु 112 हुई थी। लेकिन 2024 की अगर स्थिति देखी जाए, बीता वर्ष
तो एक भी संगठित अपराध की घटना नहीं हुई, हड़ताल एक भी नजर नहीं आई। उसी तरीके से एक भी मृत्यु पत्थरबाजी की वजह से नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर की स्थिति हम दिखा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। अगले तथ्य की ओर जल्दी से जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से JNK में वर्ष 2004 में घटनाएं, आतंकी घटनाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 1587 घटनाएं हुई थी। 2024 में घटकर 85 रह गई। नागरिकों की मृत्यु के लिहाज से अगर बात की जाए 2004 में तो 733 थी, ये घटकर 26 रह गई। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन ये संख्या लगातार कम हो रही है। सुरक्षा बलों की मृत्यु का आंकड़ा 331 था 2004 में, जो घटकर 31 रह गया है। और ये अपने आप में लगातार दिखाता है कैसे आतंक पे लगातार नकेल कसी जा रही है। अगले तथ्य को जल्दी से जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से JNK में लगाम लगी है। वर्ष 2004 से 14 यानी 10 वर्षों की बात की जाए तो सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु का आंकड़ा 1851 था। 2014 से 24 यानी कि बीते 10 वर्षों में ये घट के 509 रह गया। इसी प्रकार से नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 के दशक में यानी 10 साल का अगर आंकड़ा दिया जाए तो लगभग ये 4700 के आसपास थी, जो घटकर 1500 से नीचे रह गई है। इसी प्रकार से आतंकी घटनाओं की बात की जाए तो ये 7200 से ज्यादा थी, ये घटकर 2242 रह गई हैं। तो लगातार नकेल कसने में कामयाब हुए हमारे सुरक्षा बल सेना। जम्मू कश्मीर आतंक पे लगाम लगाई है। इसके अलावा अन्य तथ्यों के अगर लिहाज से बात की जाए तो नक्सलियों पर किस प्रकार से लगातार एक नकेल लगी है, उसके भी आंकड़े हैं। एक साल में 380 नक्सली मारे गए हैं, 1194 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 1045 ने सरेंडर किया है। और हताहत सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या यानी कि जो हमने शहीद जवान खोए हैं उनकी संख्या 26 है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बीते एक साल में ही कितनी ज्यादा बड़ा करारा प्रहार किया है नक्सलियों के ऊपर, नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर। इसी प्रकार से कुछ और तथ्यों पर अगर बात की जाए तो नक्सलियों पर नकेल लगाने के लिहाज से वर्ष 2014 में 66 पुलिस स्टेशन जो थे वो महज 66 थे और जो बढ़ के 2024 में 612 हो गए। और नक्सल प्रभावित जिले 2014 में 126 थे, 2024 में घट के महज 12 रह गए। यानी कि आतंक का या कहा जाए नक्सलवाद का जो इलाका है वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये आंकड़े सीधे तौर पर इसकी तस्दीक करते हैं। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से नक्सलवाद पे नकेल कसी जा रही। 5 साल में खुले हैं 302 सुरक्षा कैंप, जहां पे पहले नक्सलियों का एक तरीके से गढ़ होता था, वहां पे आज सुरक्षा कैंप खुलते हुए दिखाई पड़ रहा है। 10 साल में बने हैं 11,503 किलोमीटर हाईवे की जो सड़क है वो अपने आप में इतना किलोमीटर एक तरीके से रोड बनी है। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है उन सुदूर इलाकों तक जहां पर नक्सली की पहुंच हुआ करती थी। आज विकास पहुंच रहा है इन सड़कों के माध्यम से। लगभग 4900 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और 4000 मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि जो नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क उसको भी बहुत मजबूत किया गया। इसका फायदा सुरक्षा स्थापित करने में मिल रहा है। 5 साल में 1007 बैंक शाखाएं खुली हैं तो 937 ATM भी खुले हैं। यह दिखाता है कि वित्तीय समावेशन के लिए भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ और तथ्यों की तो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर में भी एक तरीके से नकेल लगी है जहां पर शांति स्थापित की गई है। उग्रवाद की घटनाओं में पूर्वोत्तर में शांति की बात करें इसमें 70% से ज्यादा की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में बात की जाए तो 72% से ज्यादा इसमें कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु का जो आंकड़ा उसमें 85% से ज्यादा की कमी आई है। हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे सिर्फ कई बार सिर्फ और सिर्फ हिंसक घटनाएं सुर्खियां बना करती थी, आज वहां विकास की बात होती है। युवाओं ने डाले हैं हथियार, लगभग ये 11,000 संख्या है जिन युवाओं ने हथियार डाले हैं यानी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। अफस्पा के क्षेत्र में लगभग 70% की कमी आई है। महत्वपूर्ण शांति समझौते 12 हुए हैं अलग अलग ग्रुपों के साथ में। नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं कौन से बड़े बड़े एक तरीके से शांति समझौते हुए। 2020 में NLFT समझौता हुआ था, 2021 में ब्रू रियांग समझौता हुआ, 2022 में कार्बी समझौता हुआ। ये मोदी सरकार के समय 2019 से लेकर लगातार अभी तक की बात है। 2022 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता हुआ, 2023 में NDLA अल्फा समझौता हुआ। इसी तरह असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतर्राज्यीय सीमा समझौता भी मोदी सरकार के तहत ही देखने को मिला है। इसके साथ साथ 2024 में त्रिपुरा समझौता हुआ, NLFT तथा ATTF के बीच भी समझौता हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण जो शांति समझौते हैं उसके तहत पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई है। तो विकास की बयार भी आगे लगातार बढ़ाई गई है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है को किस तरीके से शांति स्थापना के लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। आतंक पर बड़ा एक्शन, सुरक्षित हुआ नेशन, क्योंकि लगातार इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। SP वैद्य जी हैं जो कि पूर्व DGP जम्मू कश्मीर हैं। इसके अलावा RSN सिंह जी हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। सर आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैद्य जी शुरुआत आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हमने आंकड़े दिखाए किस प्रकार से
आतंक की घटनाओं पे लगाम लगी है, साथ ही साथ हमारी जो क्षति होती थी, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो चाहे वो नागरिक हो, उस सब में भी बहुत बड़ी एक तरीके से कटौती आई है और अब बात विकास की ज्यादा होती है। एसपी वैद्य जी नमस्कार। देखिए 2014 से खासकर मैं पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर से करूंगा जी। निर्णायक फैसले हुए और उसमें कार्रवाई हुई। मैं जैसे बताऊंगा, अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड चलता था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसके थ्रू स्मगलिंग की जाती थी हथियारों की और ड्रग्स की, उसको बंद किया गया। आपने देखा किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के करने से भारत ने क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दिया कि अगर आप कोई टेरर एक्ट करते हैं वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा। तो एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था इंडिया को, उस पर निर्णायक फैसला किया और उस ब्लफ को कॉल किया। आज वहां आम कश्मीरी एक बाहर निकलता है, उसको मालूम है मैं सुरक्षा से के माहौल में जा रहा हूं, और बिल्कुल उसका पहले बच्चा जाता था, उसको मालूम नहीं था कि वो स्कूल से वापस ये किस हालत में आएगा, या कोई अगर कश्मीरी बाहर जाता था तो उसको ये भरोसा नहीं था कि मैं शाम को सुरक्षित आऊंगा। आज वहां कोई पत्थरबाजी नहीं होती। आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। आप देखिए 70% गिरावट इंसिडेंट्स में, टेरर इंसिडेंट्स में हुई है। इनफिल्ट्रेशन थोड़ी बहुत मैं कहूंगा अभी उसमें कहीं कहीं ये मौका पाकर अंदर आ जाते हैं, अदरवाइज रिक्रूटमेंट, लोकल रिक्रूटमेंट जीरो है। आप देखिए जो मोदी सरकार का डेवलपमेंट पुश जम्मू कश्मीर में था, यहाँ आज 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 7 यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स, आईआईटी, ये दूसरे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस, उससे एक इसको एजुकेशन हब बना दिया। नई जो पॉलिसी इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की मोदी गवर्नमेंट का, जो डेवलपमेंट रेलवे कनेक्टिविटी और जितनी टनल्स बनाई, नेटवर्क्स, रोड्स का किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया। आज ये हालत है कि पाकिस्तान पीओके के लोग कहते हैं हमें भी मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, और ये चाहिए। खबरें अक्सर आप जो कह रहे हैं हमको सुनाई पड़ती रहती है कि पीओके के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि साहब हमें भी ऐसा विकास चाहिए जो हिंदुस्तान में होता दिखाई पड़ा। हसन सिंह जी, आपको लगता है कि जो बात अवैध साहब कह रहे हैं कि एक निर्णायक, एक पॉलिटिकल लीडरशिप का एक फैसला लेना जरूरी था, और हमको क्या करना है हमको पता है, और कैसे करना है हमको ये भी पता है, और वो सुरक्षित कैसे आगे बढ़ना है, आपको लगता है ये पूरी एक सोच है, एक विजन है जिसके तहत हम आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार सफलताएं देख रहे हैं? सिंह साहब, वैद साहब ने जो कहा बिल्कुल उपयुक्त है और बहुत सही उन्होंने कहा। मैं इसमें ये इतना कहना चाहता हूं कि ये प्रॉक्सी वॉर को लेके हम थोड़े से असमंजस में थे, शायद हम उसको डील नहीं करना, मतलब अपना अभी भी कैलिब्रेट कर रहे थे उसको, उसके पूरे डायमेंशंस को हम नहीं समझ थी हमको, तो हम थोड़े डिफेंसिव पे थे, थोड़े नहीं बिल्कुल डिफेंसिव पे थे। उधर से जो कार्रवाई होती थी, उधर से इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे, पाकिस्तान जिस तरीके से कैलिब्रेट करता था प्रॉक्सी वॉर को, हम बस उसको में रिएक्ट करते थे। अब हुआ क्या कि उसके बाद से ये जब सरकार बदली तो एक पॉलिटिकल विल देखा गया, और वो पॉलिटिकल विल बड़ा, वो एक दृढ़ संकल्प वाली वो पॉलिटिकल विल थी, और हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव में चले गए प्रॉक्सी वॉर का। और उस प्रॉक्सी वॉर के लोग ये समझते थे कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर में कोई इसमें ऑफेंसिव कंपोनेंट नहीं हो सकता है जी। तो वो हमने बालाकोट के जरिए हमने वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन और कन्वेंशनल वॉर के बीच में एक विंडो है। तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, और हमने जो पॉलिसी ऑफेंसिव जो किया बाय वे ऑफ 370 हटा के, तो इन सब चीजों का ये आज जो आप सुखद परिणाम देख रहे हैं, जो कि आपने उसको अपने उसमें गिनाया भी, जो हमारी उपलब्धियां हैं जी। तीसरा चीज क्या है सर कि हमने पाकिस्तान को
आइसोलेट ही नहीं किया, पाकिस्तान को इनडिफेंसिबल बना दिया। वो भी एक काउंटर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। और आज अगर आप ये सुधरे हुए या इतने अच्छे हालात देख रहे हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान इनडिफेंसिबल हो गया है। जी। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का क्या हश्र है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बलूचिस्तान को आप मान लीजिए कि वो अलग हो ही गया है। ठीक है, तो ऐसे में हमने ये एक मल्टी प्रोंग्ड हमने स्ट्रेटजी बनाई और उसी का आज से सुखद परिणाम हो रहा है। बिल्कुल, वो देखने को मिल रहा है हम लोग को जो आप बात कह रहे हैं एसपी वैद्य जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना भी कि आज हिंदुस्तान में सरकार एक तारीख देती है कि साहब 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ये जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस है, ये आने की वजह क्या है और किस प्रकार की आप एक नक्सल के खिलाफ एक पूरी मुहिम को देखते हैं या रणनीति को देखते हैं या कमिटमेंट को देखते हैं जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं? वैद्य जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं आप ही के फिगर से कोट करता हूं कि कहां 126 डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलवाद से अफेक्टेड थे उनका नंबर 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट रह गया। आप देखिए अब सिर्फ एक दो स्टेट जो छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत झारखंड, इन जगहों पे नक्सलाइज बचा है। बाकी उसको मल्टी प्रोंग तरीके से, जो RSN सिंह साहब कह रहे थे कश्मीर के बारे में, मैं कहूंगा ऐसी ही पॉलिसी नक्सलिज्म के साथ डील करने में भी बहुत सारी कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है। जहां नक्सलाइट्स रूल करते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं सकती थी वहां। अब वहां नक्सलाइज रूल करते थे, आज उसका उल्टा हो गया है। जैसे जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और CAPF इन एरियाज में अब उनकी पहुंच होती है तो ऑटोमेटिकली नक्सलिस्ट का होल्ड जो है वो कम होता जाता है। और उधर साथ डेवलपमेंट, लोगों को लगा कि वो सरकार उनके लिए कंसर्न्ड है। आपने देखा, आप ही की फिगर्स बता रही थी कि इतने टावर लग गए, इतने और लगने 10,000, और किस तरह से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। तो इससे ये जो एक्सप्लॉइट होते थे गरीब लोग, जो पिछड़े लोग थे या आदिवासी थे, उसका बहुत हद तक ये प्रहार जो मल्टी प्रोंग था हमारा सरकार का, उसने बहुत असर दिखाया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है जी। और शायद इसीलिए 2026 मार्च की तारीख देने में भी सरकार एक तरीके से अपने आप को स्थिति में पाती है। RSN सिंह जी, आपको लगता है कि हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सीमा पर होने वाला एक तरीके से दिक्कतें, परेशानियां अलग है, लेकिन देश के अंदर के इलाके जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं वहां पे स्ट्रेटजी अपने आप में पूरी एक अलग होती है। क्या कोऑर्डिनेशन, किस प्रकार की मुहिम या हमारी जो अप्रोच में बदलाव आया है उसकी वजह से आज हम तारीख दे पा रहे हैं कि साहब हम नक्सलवाद मुक्त कर देंगे देश को? देखिए साहब, एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी और अगर आप भारत का नक्शा देखें तो ये बिल्कुल जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वो जिसको हम कहते थे तिरुपति टू पशुपति, वो बिल्कुल भारत के हार्ट से होके गुजरती थी। अब जो भी था एट इट्स वर्स्ट, एक कहते हैं कि 180 जिले थे, फिर 126 हुए, जो भी था जी। लेकिन क्या था कि ये जो पूरा कॉरिडोर है इसमें सब फीड कर रहे थे। इसमें फीड करने वाले जिहादी भी थे, इसमें फीड करने वाले चर्च तो बहुत पहले से रहा है इसमें और ये पूरा कॉरिडोर आप समझिए कि ये भारत के मिनरल रिच एरिया से गुजरता था और शायद ये भी एक कारण था कि वो अंतरराष्ट्रीय ताकतें इसको बढ़ावा दे रही थी जी। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए था कि आप भारत के इंस्टीट्यूशंस का कोई भी सेगमेंट ले लें आप, या भारत के चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एकेडमिया हो, सब में इनके लोग भरे हुए थे जी, खास करके एकेडमिया में। और इसका कारण ये था कि जो हमारे ये जो लेफ्ट लिबरलिज्म या जिससे ये माओवादी उत्पन्न हुआ, इंपोर्टेड आइडियोलॉजी, ये अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल रूल को परपेचुएट करने के लिए ये एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था जी। ठीक है,
आपके जो प्राइड है आपके पास्ट में, आपके इतिहास पे, आपके धरोहर पे, वो प्राइड पे ही पहले हमला किया था इन्होंने जी। तो ये पूरा इकोसिस्टम था, ऐसा इकोसिस्टम था जो कि बार बार अर्बन नक्सल्स की बात प्रधानमंत्री करते हैं। इन अर्बन नक्सल्स की पकड़ जुडिशरी में थी, इसमें लेजिस्लेचर में थी, एकेडमिया में थी, और यहां तक कि इन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की भी साजिश की थी इन लोगों ने। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा इस माओवादी बेल्ट में, आप थोड़ा इसका गंभीरता देखिए, 2 इटालियंस पाओलो बॉस्को और क्लॉडिया कोलांजेलो जी, इन लोगों को हमारे सिक्योरिटी फोर्स, 2012 की बात कर रहा हूं, ये इटली से आए हुए थे, इटली के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे और उनको अरेस्ट किया था जी। बिहार से कम 10 फ्रेंच टूरिस्ट, वो सारे के सारे माओवादी थे, उनको अरेस्ट किया था जी। आपको याद होगा कि विनायक सेन का जब ट्रायल हो रहा था तो किस तरह से यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स उनका वो सुनने आए थे जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। और आप जब तिरुपति से पशुपति बोलते हैं तो पशुपति में तो उन्होंने सत्ता तो बना ही ली थी बिल्कुल। और तो ये इसके अंतरराष्ट्रीय डायमेंशंस भी थे जी। इसके बहुत गंभीर इंटरनल डायमेंशन है और इस पर मैं सरकार को मैं बहुत मैं इनको दाद देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि यहां तक वो अभी इस स्थिति में लाए हैं कि ये अब ये मिटने के बिल्कुल ये खत्म होने की कगार में पहुंच गया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बीजेपी ने ईद से पहले सौगाते मोदी कार्यक्रम की आज से शुरुआत की है। देश भर में करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए बीजेपी ने यह कार्यक्रम चलाया है। इधर विपक्ष ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान पर कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने सामाजिक सरोकार के इस कार्यक्रम में राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को आड़े हाथों लिया है।
बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अहम पहल की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी मोदी किट दी जाएगी। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। पूरे देश में चलेगा, 32 लाख लोगों को बटेगा। ये हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, किसी कारण से नहीं कर पाते, हर धर्म में ये रास्ता निकाला गया है उनको सौगात देने के लिए। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगाते मोदी का किट देगा। देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। सौगाते मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इस पहल को लेकर लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। जब सामान मिलता है, पहली दफा मिला है जी, बहुत अच्छा लगा। रमजान के टाइम में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सब। वो हमारे लिए कर रहे थे, इससे अच्छी बात नहीं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इनसे। मोदी सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही है। हालांकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष किया है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें। इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। बीजेपी अब सौगाते मोदी जैसे कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम समाज में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का खूब फायदा भी देश के मुस्लिम सहित बाकी अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। उर्मिलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। भाव यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान को टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत आधार बताया है। पीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। दिल्ली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करना था। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने दीप प्रज्वलित करके किया। भारत ने अपना पहला स्वदेशी MRI मशीन बना लिया है। पहले स्वदेशी MRI मशीन को अक्टूबर तक एम्स नई दिल्ली में लगाया जाएगा, जहां इसका ट्रायल होगा। इसको लेकर एम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च यानी समीर के बीच एक करार हुआ है। एम्स ने इसका ट्रायल होगा और एम्स से मिले फीडबैक के आधार पर